नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है साइलेंट किलर और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। जयपुर में ओजोन प्रदूषण लेवल का खतरा बढ़ रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जनवरी में आई एक रिपोर्ट को लेकर एनजीटी ने सवाल उठाया। दरअसल सीपीसीबी ने जयपुर के कई जगहों पर पोल्यूशन लेवल को जांचा, परखा और उसके आधार पर ये बात सामने आई कि कई जगहों पर ओजोन प्रदूषण का लेवल 5% तक बढ़ा था। सीपीसीबी ने कहा था कि 5% से ऊपर लेवल गया तो फिर ये खतरे की घंटी होगी, लेकिन अब एनजीटी ने इस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि 2% की सीमा ही ठीक मानी जाती है, 5% सेहत के लिए ठीक नहीं है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इन चिंताओं पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि राजस्थान के सिर्फ 5 शहर ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, बाकी सभी शहरों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। सवाल ये भी कि किन किन चीज़ों के लिए खतरनाक है और आखिर ओजोन प्रदूषण होता क्या है। इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं और तमाम सवाल जिस पर हम लेंगे जवाब और जानेंगे कि आखिर ओजोन प्रदूषण का असर क्या है, क्यों लगातार ये बढ़ता जा रहा है, इससे प्रभावित क्या हो रहा है और ये मानव जीवन की दिनचर्या पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। ये तमाम सवाल आज हमारे रहने वाले हैं जो इस चर्चा में हम उठाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे इन्हीं तमाम सवालों को लेकर। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण घटक है जो सतह से लगभग 19 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। और अब हम बात करना चाहेंगे सतही ओजोन प्रदूषण। सतही ओजोन प्रदूषण क्या है? ये एक हानिकारक प्रदूषक है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रिया से बनता है, जिसका जमीनी स्तर पर मनुष्य और फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और ये जनरली गर्म तापमान में अधिक तेज़ी से बढ़ता है, जहाँ पर वाहनों और औद्योगिक मशीनीकरण गतिविधियों से उत्पन्न अधिक होता है। अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन में पाया है कि ये सरफेस ओजोन पोल्यूशन से पौधों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी मुख्यतः फसल जैसे गेहूं, चावल आदि की पैदावार कम होने की आशंका जताई गई है। तो साइलेंट किलर हमने नाम दिया है क्योंकि धीरे धीरे ये मानव जीवन की दिनचर्या को, उनके हेल्थ को प्रभावित कर रहा है और हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ ये पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। क्या इसके पीछे के कारण हैं, ये समझने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ, नाम आप जान लीजिए। अतुष अलीपुरिया हैं, डॉक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदत्त मिश्रा हैं, मौसम विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज पांडे हैं, कृषि एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और मनु सिंह है, इस वक्त पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं पर्यावरणविद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पास आना चाहूँगी मनु सिंह जी, और समझना आपसे ये चाहूँगी, मैं चाहूँगी दर्शकों को जो इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, आसान शब्दों में ज़रा समझाएं कि ये ओजोन प्रदूषण क्या है, कैसे ये प्रभाव डाल रहा है एनवायरनमेंट पर और मानव जीवन और उनकी दिनचर्या पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जो पूरी रिपोर्ट है उसको अगर समझें तो उसमें सिर्फ ओजोन प्रदूषण की बात नहीं करी, हर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। PM 2.5, PM 10 और ओजोन जो है पता नहीं कैसे इन्होंने 5% डिक्लेयर कर दिया, जबकि आप यूरोप जाए तो 1.5% घातक लिमिट है, यूएस में 2% की घातक की लिमिट है, यहाँ पर हमने 5% डिक्लेयर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को कैसे छुपाया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान है
और प्रदूषण को कैसे कम करा जाए उस पर ध्यान नहीं है। अब ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ओजोन बहुत आवश्यक है, जब वो एक पट्टी के रूप में हमारी पृथ्वी को जो है वो पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाता है। लेकिन जब वो सरफेस पे बढ़ जाता है और 5% अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, जयपुर का हम देख रहे थे तो 5.6 के करीब था, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ना केवल इंसान के शारीरिक संरचना पर अन्य प्रजातियों पर भी। सबसे पहले तो हमारे जो फेफड़ों के प्रतिरक्षा पर ये कुठाराघात करता है। साथ ही साथ जो फेफड़ों की ऑक्सीजन को को ग्रहण करने की क्षमता है उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चर्म रोग इससे बढ़ते हैं, रक्तचाप संबंधित कई बीमारियां हैं जो इससे बढ़ती है। एलर्जी जिन लोगों को होती है उनके लिए बड़ा घातक ये प्रदूषण है। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य प्रजातियां हैं, खासकर परिंदों के लिए, जो विदेश से भी राजस्थान में तो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, उनके लिए नकारात्मक प्रभाव है। जो भी मैमल्स और प्रीडेटर मैमल्स तेज भागकर शिकार करते हैं, उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर इसकी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो ओजोन जो है वो जब तक अपनी पट्टी में मौजूद रहता है बहुत ज्यादा हमारे लिए उसके अच्छे प्रभाव है। लेकिन अगर एक तय मानक से ऊपर हो जाता है वो सरफेस पे, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और बड़ा सिंपल है, अगर आप देखें तो गर्मी में बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश। मानक क्या है इसका मनु जी? मानक 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2% से जी। और गर्मी में अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, और खासकर जब धूल के कण होते हैं अत्यधिक, जो और साथ साथ जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वाहनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, वो धूप के साथ जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है तो ओजोन बढ़ती है। और इस पे तो बार बार कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो विकास की जो अवधारणा है उसे हमें ऐसे बनाना चाहिए कि ग्रीन एरिया शहर में रहे। राजस्थान में हम देख रहे हैं सिर्फ 5 ही शहर ऐसे निकले हैं जिनमें कहा जा सकता है कि वो तय मानकों के हिसाब से ग्रीन एरियाज उनमें हैं। नहीं तो बाकी जहां जहां शहरीकरण हो रहा है वहां पर ना तो ग्रीन बेल्ट ठीक तरह से मनाई जा रही, साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पिछले साल बड़ा वृक्षों को लेके, कटान को लेके बहुत आंदोलन राजस्थान में जगह जगह हुए थे। सीकर में भी हुआ था, खेजड़ी वृक्षों को भी काट दिया गया। तो ये एक ऐसा कॉकटेल तैयार होता जा रहा है जिसमें आने वाले समय में पूरे राजस्थान की जो आबो हवा है वो बहुत ही खराब होती जाएगी। ठीक है गुरुदत्त मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, और क्योंकि आप मौसम विशेषज्ञ हैं, क्या आप महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे के मानते हैं? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें तमाम कारण गिना दिए गए थे। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई। आप कौन से महत्वपूर्ण कारण मानते हैं इसके पीछे के? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है, अप्रैल के महीने में ही जून जैसा एहसास होने लगा है। क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स आपके अनुसार? देखिए, अगर पिछले 100 सालों के हम तापमान की, औसत तापमान की बात करें तो हमारे वायुमंडल का तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और हम ये जान रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में ये इसकी वृद्धि 2 से 2.5 तक हो जाएगी, जो कि बहुत खतरनाक है। अब ये कारण बढ़ने का कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय तपन है और ये प्रदूषण भी कारण हो सकता है। तो जो ये 1 डिग्री तापमान वायुमंडल का बढ़ा हुआ है, इसके कारण बहुत कई हो सकते हैं। अब ये देखिए कि पिछली बार जो मानसून खत्म हुआ था, जब मानसून की वापसी हुई थी राजस्थान में, उसके बाद पिछले 6 महीनों में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोई वर्षा नहीं हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो समुद्र का तापमान है वो लगातार बढ़ा हुआ है। उस तापमान में बढ़ने के कारण से जो लानीना होता है, लानीना एक फैक्टर है, वो इस समय न्यूट्रल है, निष्क्रिय है। और इस कारण वर्षा भी नहीं होने के कारण और समुद्र का तापमान भी बढ़ा हुआ है। तो नमी बहुत कम है हमारे पास। नमी ना होने के कारण से तापमान देखिए कि बहुत जल्दी जो तीनों एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं, राजस्थान में पहले इतनी वर्षा नहीं होती थी, बहुत सारी जगह पे जो ज्यादा वर्षा हुई, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत वर्षा हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये एक्सट्रीम वेदर का फेनोमेना का कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है। अब आप देखिए कि राजस्थान में जो मौसम का जो मिजाज है बहुत गर्म है, साथ ही प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज्यादा है। अरे
29 शहरों अच्छा, में ये आपके लाल राजस्थान नीना में। का आपने जिक्र किया है, दरअसल समझा दीजिए इसको दर्शकों के लिए। ये देखिए, एक फैक्टर होता है लानीना व अल्लीनो, अल्लीनो लानीना। तो अल्लीनो इस साल जो है वो न्यूट्रल है। अगर वो थोड़ा सा माइनस होता है तो तापमान में जो ये समय से पहले तापमान बढ़ गया अप्रैल मई जून में, ये नहीं बढ़ेगा। और अप्रैल मई जून जो है प्री मानसून एक्टिविटी वाले महीने कहलाते हैं हमारे। मानसून जब जून से शुरू होता है उसके पहले ये इस समय ठंडी कंडीशन होना, गरज होना, और ये गर्मी ज्यादा पड़ना, बरसात होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये दो तरह के फैक्टर होते हैं, ला नीना व लीनो। तो ये इस साल न्यूट्रल है। और अगर ये माइनस की स्थिति में होते हैं तो ये थोड़ा सा जो मिजाज अच्छा, है हो मौसम को सकते जो हैं क्या आगे, डिस्टर्ब, वो क्योंकि कम आप होता मौसम है। विशेषज्ञ हैं, हो सकते हैं क्या आगे ये माइनस में? देखिए, ये तो हर साल चेंज होता रहता है फिनोमेना। इस साल समुद्र का तापमान बढ़ा हुआ है, इसलिए जो आप जो लगातार चेंज देख रहे हैं इसमें मौसम में, इस कारण से है। अब आप जो वायु गुणवत्ता की बात करें, राजस्थान में तो 29 शहरों में तो करीब 200 के आसपास AQI पहुंच गया है, AQI। और जिसमें सवाई माधोपुर में तो 200 भी करीब पहुंच गया है। यानी 100 से ऊपर जाना बहुत घातक है, खासकर ये आपका। और अगर हम जयपुर की व्यक्तिगत बात करें तो जयपुर में जो ये धूल की ज्यादा मात्रा होना, औद्योगिक इकाइयां हैं, आबादी का घनत्व है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल है, ये सब सारी चीजें हैं। और ये क्या होता है, सूर्य की गर्मी के प्रकाश में गर्मी और विकिरण हवा को जो है ये पकाते हैं मतलब जिससे एक रासायनिक सूख, जिसको ओजोन कहते हैं, बनता है। और लंबी अवधि तक अगर ये ऐसी अवस्था रहे तो जिसमें अस्थमा, सांस और ये सब चीज। अब देखिए, जब गर्मी है तो AC भी चलेगा, आपका फ्रिज भी खूब चलेगा, तो इससे जो HFC और CFC जो गैसें निकलती हैं ये बहुत ही खतरनाक है। अब आप देख लें कि राजस्थान इतना बड़ा ठीक जमीनी है इलाका है और गुरुदत्त जी, कुल मैं 5 ही धीरे शहर जिसमें। सबके पास जाऊंगी और आपके पास भी लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट मनोज पांडे जी भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर हैं यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त। अतुष जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। पहले मनोज जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हवाला कई दिया जाता है, आपको पता होगा दिल्ली में किस तरीके से पराली का मुद्दा छाया था कि जी किसान पराली जला रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, यूपी में भी किसान पराली जला रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है। कृषि एक्सपर्ट हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, जो ओजोन प्रदूषण की जो लेयर है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कृषि एक्सपर्ट हैं, उस नजरिए से आपसे जरा समझाएं हमें। देखिए, आपका जो प्रोग्राम है इसका नाम है साइलेंट किलर। हाँ जी और जो ओजोन है ये अनसीन किलर टाइप है। जी। क्योंकि जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमको जनरली सामने आता है धुआं, धूल, धक्कड़, PM, जो पार्टिकुलेट मैटर है, इन सब की हम बात करते हैं। लेकिन ओजोन तो एक बहुत शुद्ध हवा होती है। इनफैक्ट ये ऑक्सीजन का बड़ा भाई है। ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसमें 2 परमाणु होते हैं और इसमें होते हैं 3, और इसकी वजह से बड़ा रिएक्टिव हो जाता है। तो पौधों के लिए, विशेषकर अगर आप उससे कृषि की बात करें, तो पौधों के लिए अगर ओजोन वातावरण में ज्यादा हो तो कई तरह से नुकसान करता है। जैसे इंसानों में करता है, एक तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अंदर जाता है, चाहे पौधों में हो चाहे इंसान में हो, तो ऐसी कुछ विकृतियां करता है। हमारे शरीर में या पौधों में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन से होती हैं, ये उनके काम करने को खराब कर देता है। यहाँ तक कि DNA में भी असर करता है। तो पौधों में एक तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। दूसरा, पौधों में आपको पता होगा कि पौधों का जो पौधे जिस तरह से सारी दुनिया को अन्न देते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। उनका जो हरा भाग होता है वो सूर्य की रोशनी में खाना बनाता है। और पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। जब ये ओजोन वहां पर ज्यादा अवेलेबल होती है वातावरण में, तो इसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें नुकसान होता है। और इसको बड़े पटल पर देखें तो इससे पैदावार कम होती है। जो फसलें हैं हमारी, जो IIT की जिस स्टडी की अभी बात हुई थी उसमें तो ये कहा गया है कि भारत में अगर ओजोन स्तर कम नहीं रहा और इसी तरह बढ़ता रहा तो गेहूं में 20% की पैदावार कम हो जाएगी, और जो चावल है और मक्का है इनमें करीब 6% पैदावार कम हो जाएगी। अच्छा मनोज जी, यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, माफी के साथ। क्या करें फिर किसान, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पौधों पर, फसलों पर प्रभाव डालते हैं, तो देखिए क्या किसान फिर? हाँ, व्यक्तिगत तौर पर तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अच्छा, और एक चीज मैं पहले बता दूं फिर इसका उत्तर देता हूं। ये जो ओजोन होता है ये ऐसा नहीं कि जहां पर पॉल्यूशन हो रहा है वहीं पर हो रहा है। अगर जयपुर में पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका असर आसपास के गांव में ही नहीं, बहुत दूर भी होगा।
यूरोप में रेंज क्या ये होती पाया है गया मनोज जी, कि रेंज कितनी होती है इसकी? नहीं, मैं बता रहा हूं कि यूरोप की एक स्टडी में ये पाया गया कि जो नॉर्थ अमेरिका में, जो यूरोप से बहुत दूर है और बीच में एक अटलांटिक महासागर है, हम्म जब नॉर्थ अमेरिका में पॉल्यूशन होता है तो उससे जो ओजोन बनती है उसका यूरोप की फसलों पर भी असर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर आपने जैसे धुएं जी जो ये वाहनों का धुआं है, हम्म ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूप और इन सब से इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तब ओजोन बनती है। ऐसा भी नहीं है कि जहां पर कार का धुआं है वहीं पर ओजोन बन गई और वो जितनी हवा में उड़नी थी उड़ गई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जैसे जयपुर में अगर पॉल्यूशन हो रहा है और वो वहां से 50 किलोमीटर दूर के गांव में वो जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो वहां जाता है और उसको ऐसा वातावरण बनता है जहां पर कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और धूप, ये सब मिलके वहां ओजोन पैदा करते हैं, तो वहां की फसल पर इसका असर हो सकता है। तो ये एक किसान की समस्या नहीं है हम्म और एक ये शहर और गांव की समस्या नहीं है, ये बड़ा व्यापक इसका असर होता है। हम्म ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास आ रही हूँ और सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसे कि हमने ग्राफिक्स भी प्ले कर रहे हैं दर्शकों के लिए कि ये जो साइलेंट किलर हमने नाम दिया है ये हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका, तो क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, जो ओजोन जो बेसिकली एक तो जो लेयर होती है ये पूरे धरती के चारों तरफ होती है, जिसकी प्रिवेंट करती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे आने से। जो अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेज होती हैं, जी जो कि कैंसर कॉज करती है, जो कि काफी सांस में दिक्कत करती है, कैटरैक्ट कॉज करती है, ये सारी चीजें करती है। और इसी से लंग्स के अंदर भी जाती हैं, लंग्स के अंदर सांस में दिक्कत करती है, गले में खांसी और ये सारी सांस की दिक्कतें ये सब कॉज करती हैं। तो इन सबको फिर हमें एक एक करके जैसे जैसे दिक्कतें आती हैं उसका हमें समाधान ढूंढना पड़ता है। तो मेनली यही दिक्कत आती है कि जब हम ओजोन को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये एक चीज नहीं कर रही है, क्योंकि अंदर आके ये पूरा जो डीएनए है जी सेल के अंदर उसको डैमेज करती है। आपने वो यहाँ पर स्किन का सांस कैंसर से हो गया। संबंधित जो पेशेंट हैं उनके लिए यहाँ पर आपने जिक्र किया है, और एक रिपोर्ट भी थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 21 मार्च 2025 को इस पर सुनवाई की गई है और कहा गया है कि ओजोन प्रदूषण विशेषकर उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है जो सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। जी जी जी। जो जिन लोगों को जैसे अस्थमा है तो उनमें क्या होता है कि ऑलरेडी काफी एलर्जिक होते हैं उनके लंग्स। तो जैसे ही सांस वगैरह वो जब लेते हैं, ओजोन के अंदर जो पोल्यूशन होता है लंग्स के अंदर जाता है ये, तो लंग्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से उनको बार बार खांसी होती है, जो सिम्टम्स आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, जो ये सारी की सारी सांस में दिक्कतें कॉज करती हैं। तो हमें इसी को मतलब एक अस्थमा का जैसे हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट होते हैं काफी सारे, तो उनमें से ये भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और इसी वजह से बार बार आप देखेंगे जो शहरों में ज्यादातर लोग रहते हैं, जो स्पेशली पोल्यूशन वगैरह में, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, जयपुर हो गए, इन हर एक जगह जो इतना पोल्यूशन है जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को सांस की दिक्कत और ये खांसी बार बार होना, बार बार एलर्जी होना, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये मेन एक हमें प्रॉब्लम आती है इसमें। अच्छा, ये बता रहे थे अभी मनोज जी बता रहे थे, कृषि एक्सपर्ट हैं, कि ये ऑक्सीजन का भाई एक तरीके से मान लीजिए साइलेंट किलर, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा पेशेंट को, और खास तौर पर जो सांस से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। तो क्या किया जाए इसके लिए फौरी तौर पर, इंस्टेंट अगर घर पर कुछ हो, डॉक्टर मतलब किस तरह से इसका क्योर किया जाए? देखिए, ऐसा ये कोई तुरंत एक्टिव जो इंटरवेंशन जो है वो तो फिर हम हॉस्पिटल में ही करते हैं, उनको इंजेक्शन वगैरह दे के, नेबुलाइजेशन वगैरह दे के। बट मेन चीज इसका जो है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। बीच में अगर हम देखें कि आप इस चीज को जितना प्रिवेंट कर सकें उतना ये हमें डैमेज से बचाएंगे। एक तरीके का प्रदूषण है। तो आप इसको लेने के बाद लंग्स में जब डैमेज हो गया फिर तो आपको तकलीफ होगी, फिर तो आप हॉस्पिटल आएंगे, हम आपको ट्रीट करेंगे। उससे अगर बचाव हो सके, इस चीजों को हम अवॉइड कर सकें, बिकॉज कई बार ये डैमेज जो है बार बार होने से लंग्स परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, एंड वो चीज हमें अवॉइड करनी है किसी भी हालत में। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी थी, उसमें ये जानकारी सामने आई थी कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। जरा समझाइए ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि
मैं इसको बड़े सरल तरीके से बताता हूँ। मैंने क्यों कहा था कि अलगाव की दृष्टि से हमें वायु प्रदूषण को ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव भी अलगाव की दृष्टि से नहीं है। ओजोन क्यों इतना खतरनाक है? सबसे पहले आप समझिए, जब PM10 हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है तो उसे इरिटेट कर, ठीक है। जब PM2.5 उसके अंदर प्रवेश करता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब जो फेफड़ा है वो इरिटेटेड है और इन्फ्लेम्ड है। इसके बाद फेफड़े के अंदर जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे नुमा झिल्लियां होती हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वो जैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ ने बताया था, स्टोमाटा की तरह खुलते और बंद होते हैं। ओजोन क्या करता है? उनके खुलने और बंद करने को अप्रत्याशित, अनिश्चित बना देता है, यानी एरेटिक बना देता है। तो आप देखिए कि 3 तरफा मार सिर्फ फेफड़ा ही झेल रहा है। वो इरिटेटेड है, वो इन्फ्लेम्ड है, और साथ ही साथ उसमें एक अरिथमिया जिसे बोलते हैं, जो कार्डियक उसमें भी फिर परकोलेट कर जाती है, वो वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में वो लोग जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको कोई भी प्रकार की एलर्जी है, या जिनके कोविड के बाद जो फेफड़ों की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए ये जो 3 तरफा मार है वो कितनी घातक है। और ऐसे ही नहीं, पिछले साल यूएस एम्बेसी ने कहा था कि उत्तर भारत में हर साल प्रदूषण के कारणों की वजह से 50 लाख लोग काल के काल में समा जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कम होने का। और ओजोन को और अधिक खतरनाक इसलिए है कि PM2.5, PM10 तो आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाकर फिर भी उनसे आप थोड़ा लड़ सकते हैं, लेकिन ओजोन पे एयर प्योरीफायर का कोई असर नहीं। अच्छा मनु जी, क्योंकि यहाँ पर हम शहरीकरण एक महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अब लोगों के पास आ चुकी हैं, टेम्पो हो गया, मेट्रो हो गया, और इंडस्ट्रीज लग रही है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि शहरों तक सीमित नहीं है, ये तो छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी गाँवों तक पहुंच चुकी हैं चीज़ें। तो वहाँ पर हम क्या वजह माने? यहाँ तो शहरीकरण, हम मेट्रो का भी हवाला दे सकते हैं। देखिए, जब तक आप संतुलन की बात नहीं करेंगे, तो जैसा मनोज पांडे जी ने बताया था, आपका उत्सर्जन अगर शहर में भी होता है तो भी ये गांव पहुंच जाएगी। ये PM10 या 2.5 नहीं है कि उत्सर्जन हो गया वो थोड़ी देर बाद सेटल कर जाएगी डस्ट की तरह। ये हर जगह पहुंच जाएगी, हर जगह इसका प्रदूषण होगा। जरूरी नहीं है जहां पे एपिसेंटर है, जहां उत्सर्जन का, वहीं पर इसका प्रभाव हो। तो ये भी कहना गलत हुआ कि बगल वाले गांव में आपने बड़ा अच्छा काम किया तो आप इससे बच सकते हैं। इसके लिए एक समग्र चिंतन, समग्र विकास की अवधारणा, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना हो, जिसके केंद्र में एक वैज्ञानिक अवधारणा हो, जो प्रकृति के मूल्यों को साथ लेकर चले। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम इन प्रदूषकों से नहीं बच सकते। बड़ी बात है यहाँ पर आप बता रहे हैं मनोज जी। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ मनोज जी, क्योंकि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर राजस्थान पर मैं जोर देना चाहूँगी। किसान बड़ी संख्या में राजस्थान में, और उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो एक सोर्स है अर्निंग का, वो किसानी पर ही डिपेंडेड है। तो क्या किया जाए, क्योंकि उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाई मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी हम ले पाएँ कि कैसे फौरी तौर पर हम अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो ज़्यादा जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कैसे क्या करें? हाँ, जैसा मनोज जी ने बताया कि ये इसका तो इलाज ना एक पॉलिसी लेवल पर ही संभव है। जहां तक कृषि के वैज्ञानिकों की तरफ से क्या किया जा रहा है या क्या होना चाहिए, किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसके लिए तो 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो ऐसा है कि जो किस्में अब बन रही हैं, जो भी फसलों की नई किस्में होती हैं, एक तो ये पाया गया है कि नई किस्मों पे ओजोन का और ज्यादा असर हो रहा है पुरानी किस्मों से भी। तो अब जो नई किस्में बन रही हैं या जो अभी भी जो किस्में हैं, एक तो उनके लिए ओजोन सेंसिटिविटी कहते हैं, ओजोन के प्रति संवेदनशीलता, इस मानक पर भी नई किस्मों को खरा उतरना पड़ेगा। और जो नई किस्में आएंगी या जो पुरानी किस्में भी अगर ये पाया गया जा रहा है एग्रीकल्चरल रिसर्च में कि ये सहन नहीं कर पा रही हैं ज्यादा ओजोन को, तो ऐसी फसलों को हटाना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ज्यादा पैदावार नहीं देती हों या बहुत सारे रोगों के प्रति अगर वो प्रतिरोधक क्षमता भी हो, लेकिन इस कारण की वजह से अगर वो फसल नष्ट हो जाए तो फिर बाकी सब चीजें नहीं चलेंगी।
ठीक है। तो एक तो ये तो प्लांट ब्रीडिंग के स्तर की बात है। दूसरा, ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्दी किसानों को ये भी बताया जाने लगेगा कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो सिंचाई को किस तरह बदलें, और अपना जिसको एग्रोनॉमी कहते हैं, जो फसल पैदा करने की जो तरीके हैं उनमें किस तरह बदलाव लाएं। क्योंकि ओजोन जो होता है, इसके जो प्रमुख कारण होते हैं इसके बनने के, उनमें एक तो धूप है और नमी है, और जहां भी फसल होगी धूप और नमी तो वहां होगी ही होगी। तो इसलिए ये खतरा कि अगर शहरों में ज्यादा प्रदूषण है तो वो गांवों में ओजोन बढ़ाएगा और वहां की फसलों को नष्ट करेगा, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और ये भी हो सकता है कि ऐसी जगहों में जहां ओजोन ज्यादा ठीक है। पाया जाने लगा है, उसके कम से कम आसपास की ठीक है। जगहों में ये भी इस तरह की भी राय दी जाएगी कि ऐसी फसलें उगाएं जो कि इसके प्रति कम संवेदनशील तो हों। किसान क्या कर और सकते हैं, विशेष ये ब्रीफली यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी है, ब्रीफ कर दिया गया मनोज जी की ओर से। अब मैं आपके पास आ रही हूँ गुरुदत्त जी, मैं चाहूँगी संक्षेप में आप दर्शकों को जल्दी जल्दी बता दें, क्या ग्रीन हाउस का प्रभाव भी मान सकते हैं क्या इसके पीछे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात करूं कि जो तापमान की बात कर रहे हैं, इस साल जो अभी गेहूं की फसल चल रही वर्तमान में, तो जल्दी गर्मी पड़ने से जो फसल की कटाई अप्रैल के एंड में होना था अभी शुरू हो गई। इससे फसल का जो उत्पादन क्षमता है, मैंने देखा जो अगर 1 एकड़ में 22 कुंटल गेहूं पैदा होता तो 12 कुंटल हो गया। ठीक है। अब आप ग्रीन हाउस गैसें की बात करेंगे, सभी कारक होते हैं। जैसे अभी वाटर लेवल चला गया नीचे, तो वाटर कहाँ चला गया लेवल? क्योंकि आपने जल संरक्षण के लिए कहीं कोई काम नहीं किया है, और पानी की जो तालाबें थे वो खत्म हो गए हैं आपके। और सबसे बड़ा मोटा कारण जो सभी के लिए जरूरी है कि गांव से जो पलायन शहरों, आपके पास आ रही हूँ यहाँ पर। चलिए, समय बहुत कम है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और आपने बताया कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स जिससे आप बच सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, ये इस खास पेशकश के जरिए हमने जानने की कोशिश की है। और इसी के साथ इस खास पेशकश जिसका नाम है साइलेंट किलर, फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।